नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 19 जुलाई 2022 है और आज हमारे टेबल पर हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इसमें हम इंडिया चाइना के बीच में जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव वन टॉपिक ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। देन नॉट ऑन द सेम पेज, ये जो I2U2 है, यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE, USA, जो एक मीटिंग हुई थी तो इसके बारे में है। ए लर्निंग डोज, ये बूस्टर डोज के बारे में है। कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये बेल के बारे में है। अगेन बेल वाला टॉपिक जो है ये भी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था। आज कुछ एड ऑन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड क्लाइमेट चेंज एक एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत सारी डिस्कशन इससे पहले भी हमने की थी, आज भी हम करेंगे। लेकिन आज की जो डिस्कशन है उसमें हम कुछ एड ऑन पॉइंट्स और फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इंडिया वर्सेस चाइना। हमारे दोनों के बीच में जो एक लंबे समय से स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो दोस्तों 16th राउंड ऑफ हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हुई। मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी इसकी अपडेट प्रोवाइड की थी, राइट। और ये मीटिंग जो है ना, 16th मीटिंग, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लंबे गैप के बाद, 4 महीनों के गैप के बाद ये मीटिंग हुई। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया अभी से मैं आपको बता दूं। इसका फाइनल रिजल्ट है नो ब्रेक थ्रू एट ऑल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है अभी। जो प्रॉब्लम है वैसा का वैसा ही है। हमने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई। तो हमारी डिमांड्स क्या है? भारत की दो बड़ी डिमांड्स है, दो की डिमांड्स हैं। नंबर वन इज अर्ली डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम ऑल रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। ऐसा नहीं है कि जब से ये इश्यू स्टार्ट हुआ है, राइट, अप्रैल 2020 में ये इश्यू स्टार्ट हुआ। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा था हमारे देश में और दुनिया के बहुत सारे देशों में, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो यहाँ पर इश्यूज क्रिएट कर रहा था। तो अप्रैल 2022 में दोनों देशों के बीच में ये इश्यू स्टार्ट हुआ। तो तब से लेकर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, राइट। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। लेकिन नंबर वन हमारी डिमांड क्या है कि जल्द से जल्द बाकी के जो भी फ्रिक्शन एरियाज हैं, बाकी के जो भी इश्यू वाले एरियाज हैं, वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो जाए, यानी कि चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को वापस बुला ले। नंबर टू, restoration of the status quo ante as of April 2020 before the standoff began. अप्रैल 2020 से पहले जो पोजीशन चाइनीज सोल्जर्स की थी, जो पोजीशन इंडियन सोल्जर्स की थी, वो वापस स्टेटस क्यू एंटे, यानी कि जो पहले था वैसा हो जाए। अप्रैल 2020 से पहले से, देखिए पार्डन, अप्रैल 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर भारत चाहता है, राइट। तो ये दो हमारी की डिमांड्स हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर यांग यी। और यांग यी जो हैं ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा हमने G20 की जो मीटिंग बाली में हुई थी इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो ये जो G20 की मीटिंग हुई बाली में, तो उसके साइडलाइन में भारत और चाइना के बीच में एक मुलाकात हुई। हमारे श्री जो S जयशंकर साहब हैं, उन्होंने मिस्टर रियांगी, उनके काउंटर पार्ट जो हैं, उनके साथ एक डिस्कशन की। और क्योंकि ये दोनों नेताओं के बीच में ये मीटिंग हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो 16th राउंड ऑफ टॉक है उसमें कुछ हमें देखने को मिलेगा, कुछ ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा लेट लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वर्चुअली ब्रिक्स समिट को भी अटेंड किया था। अगेन ब्रिक्स के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी दोस्तों, आई एम श्योर आपको याद होगा। तो चाइना जो है ये होस्ट था ब्रिक्स का और भारत ने इसमें पार्ट लिया। तो लग रहा था कि भारत ने इसमें पार्ट लिया है। देन जो ये G20 की साइडलाइन में दोनों नेताओं के बीच में डिस्कशन हुई, तो 16th राउंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो मिस्टर यांग है, जब हमारे नए एम्बेसडर, भारत के नए एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप रावत साहब, जब उनकी पोस्टिंग हुई और जब पहली मीटिंग हुई उनकी वैंग यी के साथ, राइट, तो वैंग यी साहब ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है ना, वो डिफरेंसेस से कई गुना बड़ा है। मतलब ये है कि इट्स लाइक आप और आपके पड़ोसी हैं, राइट। अब आपको कार पार्क करने को लेकर इश्यू चल रहा है आपके और पड़ोसी के बीच में, लेकिन बाकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं।
कोई मेडिकल इमरजेंसी में पड़ोसी ने आपकी मदद की है, आपने उनकी मदद की है, पैसों के मामले में आपने उनके आपकी मदद की है, सिक्योरिटी के मामले में कोई लेट्स से कोई किसी ने चोरी करने की कोशिश की सोसाइटी में, तो आप और आपके पड़ोसी ने मिलकर का, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम आप दोनों ने मिलकर किए हैं, आप दोनों के हित में है कि आप दोनों मिलकर रहें। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक दो, लेकिन ये 7-8 जो पॉजिटिव चीज़ें हैं दैट इज़ फार बिगर, इस पर फोकस होना चाहिए रादर देन दिस स्मॉल इश्यूज, ऐसा यंग ई साहब का कहना है, राइट। लेकिन यंग ई साहब के जो शब्द हैं, इन शब्दों की इम्पैक्ट जो है वो संडे की ये जो टॉक हुई मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच में, तो इस पर इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं हुई है। चाइना क्या चाहता है? चाइना की ये डिमांड है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, उसको हम डी लिंक्ड कर दें, बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव कराएं, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको हम आगे बढ़ाते जाएं, और ये बॉर्डर वाला इश्यू जो है ना उसको साइड में रख दें, उसको हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसा चाइना चाहता है। भारत क्या कहता है? भारत क्लियर है, भारत का कहना यह है कि बॉर्डर वाला टॉपिक और बायलैटरल टाइज दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे सामान खरीदते हैं, आप हमें जो सामान बेचते हैं उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं, वही प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो आप टैंक्स खरीदने में, रोड्स बनाने के लिए, फाइटर जेट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, और वही सारी चीज़ें हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं। तो फिर हम आपसे सामान क्यों खरीदें? हम आपके साथ मित्रता ही क्यों रखें? हमसे जो पैसे कमाते हैं और वही पैसों का इस्तेमाल आप हमें नष्ट करने के लिए या फिर हमें दबाने के लिए करते हैं, तो वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो इंडिया ने एक अच्छी तरीके से अपना ग्राउंड जो है वो पकड़ कर रखा है, और हमारा एक ओवर डिपेंडेंस है चाइनीज़ गुड्स पर। आई वॉज गोइंग टू टेल यू, लेकिन ये मौका मुझे मिल गया। अभी मैंने एक नया इंटरनेट जो है नया कनेक्शन डलवाया है, तो मेरे पास ऑलरेडी अपना खुद का एक वाईफाई राउटर था, लेकिन अब नया कनेक्शन आया है तो दे आर प्रोवाइडिंग ए मच स्ट्रॉन्गर राउटर। तो आई थॉट कि चलो, मैं मीन्स एनीवे आई एम पेइंग फॉर दैट राउटर, वो पूरे पैकेज में वो राउटर वो दे रहे हैं, तो आई थॉट कि मेरा राउटर जो है आई विल सेव इट, मैं रख दूंगा इसको, और कभी लेट्स से कहीं पर काम आएगा, किसी दोस्त को चाहिए एक्सेट्रा, तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। इट्स वर्किंग। अब ये जो नया राउटर आया है ना, लोकल कंपनी है, भारत की ही कंपनी है, लेकिन राउटर पता है किस कंपनी का है? ZTE का है, मेड इन चाइना। तो देखिए कितना ओवर डिपेंडेंस है हमारा चाइना पर, और दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हुआ तो उसमें $77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। इसका मतलब पता है आपको? नए स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, बहुत ही ईजी है। मान लीजिए ये भारत है, ये चाइना है, हम चाइना को 5 रुपये का सामान बेचते हैं और चाइना हमें 10 रुपये का सामान बेचता है, तो इसमें ज़्यादा व्यापार किसने किया? ऑफकोर्स चाइना ने किया। कितने का? 5 रुपये का ज़्यादा व्यापार किया। टोटल हमारा व्यापार कितना है एक दूसरे के साथ? 15। 5 रुपये की चीज़ें हमने उनको बेची, 10 रुपये की चीज़ें उन्होंने हमें बेची, तो टोटल हमने 15 रुपये का बिजनेस किया दोनों ने मिलकर। लेकिन ये 15 रुपये का जो बिजनेस है उसमें बिजनेस किसके प्रति ज़्यादा झुका हुआ है, किसके फ़ायदे में है? तो चाइना के फ़ायदे में। 5 रुपये का क्लियर यहाँ पर उनका ज़्यादा बिजनेस है, राइट, क्योंकि ये 10 रुपये का सामान वो हमें बेच रहे हैं, 5 रुपये का सामान हम उनको बेच रहे हैं। तो ये $77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो सामान हम उनको बेच रहे हैं और जो सामान वो हमें बेच रहे हैं उसका माइनस किया जाए, मीन्स उन्होंने जो सामान बेचा है उससे हमने जो सामान बेचा उसको माइनस करें, तो $77 बिलियन का ज़्यादा सामान चाइना हमें बेचता है। हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना को पता है, राइट, और वो इसको एक्सप्लोर भी करना चाहता है, राइट। और भले ही चाइना जो है वो, चाइना के लिए भारत उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, एज फार एज आई नो यूएसए है, लेकिन हमारी बड़ी मार्केट को चाइना जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। वो चाहेगा कि भारत के साथ जो है वो बायलैटरल रिलेशन अच्छे रहे। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा आपका कस्टमर है भारत, जिसके साथ रिलेशनशिप, बट यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है पता है? जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम भारत के साथ अपना व्यापार अच्छा करना चाहते हैं, ये कर दे, वो कर दे, एक्सेट्रा, फिर टेररिज्म के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते। तो भारत ने कहा टॉक या टेररिज्म, दोनों में से एक चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप हम पर आतंकवादी हमले करते रहेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड और बातचीत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चाइना भी ऐसा कर रहा है कि LAC पर, नॉट LOC, सॉरी, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप की बातें कर रहा है। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है, राइट। हमारा स्टैंड जो हमारी 2 की डिमांड्स हैं उसको हमें पकड़ कर रखना है, वो जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक यही सिचुएशन रहेगी।
दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है ये ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने ड्रग्स के बारे में बात की थी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट। यानी कि पूरे पुराने जो अभी 3-4 दिन पहले जो हमने ड्रग्स के बारे में बात की वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगा। वी नो कि पंजाब पुलिस ने गुजरात की एटीएस को बताया कि देखिए इतना ड्रग्स है, और सेम थिंग मुंबई को भी बताया। तो दो बड़े ड्रग्स के हॉल्स जो हैं वो हाथ में, दो बड़े ड्रग्स के पैकेजेस जो हैं वो हाथ में आए, बहुत बड़े बड़े। तो वी नो कि देखिए पंजाब की पुलिस ने मुंबई और गुजरात की पुलिस को बताया, दैट मीन्स कि ड्रग्स और इस प्रकार के माफिया लोगों को पकड़ना है तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। अलग अलग राज्यों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, राइट, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट पुराना है, याद आ गया होगा आपको। आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 362 करोड़ रुपीस का सामान जो है वो मुंबई पुलिस ने पकड़ा, और ये 6 महीनों से ऐसे पड़ा हुआ था। ये यूएई से कुछ आया हुआ सामान था, बट ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं। डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनके कस्टमर्स कितने बड़े होंगे, जस्ट इमेजिन। और मैंने आपको ये भी बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म फैलाने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सामान भारत के लोगों को बेचते हैं, यंगस्टर्स ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, अपने शरीर को, अपनी सोशल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। नंबर 2, पैसे जो इनको मिलेंगे यही पैसों का इस्तेमाल वो हथियार खरीदने के लिए करेंगे और हमारे देश पर ही अटैक करेंगे। तो डबल तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और 4000 किलो का जो क्लोथिंग मटेरियल था तो उसमें ये छुपाया गया था, राइट। और ये ड्रग जो है वो मुंबई से पंजाब जाने को था। सितंबर की बात है, लास्ट सितंबर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने 21,000 करोड़ रुपीस का ड्रग जो है वो 3 कंटेनर में से पकड़ा था। और पंजाब पुलिस ने अभी तक 676 लोगों को अरेस्ट किया अंडर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अब ये ड्रग्स धड़ाधड़ पुलिस जो है वो पकड़ने लगी है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने लगी है। तो ड्रग पेडलर्स जो हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने डुप्लीकेट हेरोइन बेचना स्टार्ट कर दिया। इसमें जो स्वीट पाउडर हैं, वॉशिंग सोडा, वीड किलर, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बेच देते हैं। जस्ट इमेजिन के कितना नुकसान हो रहा होगा उस व्यक्ति को जो कंज्यूम कर रहा है, और वो एक एडिक्ट है, राइट। उसको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफ़ी ड्रग बस्ट किए, राइट। और एक पूरा पैन इंडिया रिंग सामने आया है कि पूरे देश में ये नेटवर्क फैला हुआ है, राइट। ये डार्क नेट का इस्तेमाल करते हैं, एनोनोमियस प्रॉक्सी नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट रिसीव किया जाता है। दैट्स द रीज़न कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डेंजरस क्यों है। और अब तो क्या स्टार्ट हुआ है कि कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अब कुरियर सर्विस में एक एक पार्सल को चेक करना जो है इट्स नियरली इम्पॉसिबल। और अब ड्रोन ड्रॉप्स स्टार्ट हो गए हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे केसेस हमें पंजाब में देखने को मिले हैं कि ड्रोन जो हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स जो हैं उसमें ड्रग्स होते हैं और फिर वो पंजाब के खेतों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसमें ऐसे गिराए जाते हैं, ड्रोन ड्रॉप्स जिसको कहते हैं। तो इट्स अ बिग चैलेंज, राइट। ये बढ़ता ही जाएगा और इसको हमें कंटिन्यूसली इनको टारगेट करना है और पकड़ना है। I2U2 का मतलब है इंडिया फॉर I2, सेकंड I जो है दैट इज इजराइल। U2 में एक है UAE एंड USA। चारों के चार देशों के नेता जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इस ग्रुप के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये ग्रुप जो है, इसने बताया फूड सिक्योरिटी पर काम करेगा, राइट। क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये जो ब्रिक्स हैं, SCO, क्वाड, ARF, GCC, OPEC, RIC, APEC, कितने सारे ग्रुप हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, राइट। मीटिंग्स होती हैं, न्यूज़ में आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये करेंगे वो करेंगे एक्सेट्रा। लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो बहुत कम ऐसे ग्रुप हैं जो जेन्यूनली चीज़ों को डिलीवर करते हैं, वरना तो बस मीटिंग होती है, बातचीत होती है, शो ऑफ होता है। I2U2 की जो वर्चुअल मीटिंग हुई लास्ट थर्सडे, तो इस मीटिंग ने कोई इजराइल में, UAE में, USA में कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन भारत की मीडिया ने काफ़ी इसको कवर किया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम ये सेकंड टाइम ऐसा है कि हम इस पर्टिकुलर, सेकंड या फिर थर्ड टाइम ऐसा है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करें, क्योंकि बार बार हमारी मीडिया में ये चीज़ आ रही है। अब I2U2 ने ये कहा है
कि हम प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है और एक्सपर्टीज़ हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, लो कार्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन का एक्सेस मिले, फिजिकल कनेक्टिविटी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वो, और फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पर काम करेंगे वगैरह वगैरह। जो रेगुलर क्वाड है, रेगुलर क्वाड यानी कि कौन कौन है इसमें, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला ये जो ग्रुप है, तो ये एक जो क्वाड हैं तो ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए बना है। अब ये I2U2 को कहते हैं कि क्या ये वेस्ट एशिया का क्वाड है, क्या ये ईरान को टैकल करने के लिए बना है? विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर एज वेल। इसमें भारत को एक फ़ायदा ये हुआ है कि अभी यूएई ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने की बात बताई है कि फूड पार्क्स खोले जाएंगे, फूड वेस्टेज और स्पॉइलेज जो है वो कम किया जाएगा, कम से कम पानी से ज़्यादा चीज़ें हम पैदा कर सके उस पर फोकस किया जाएगा। कि $330 मिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें 300 मेगावाट विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो हैं इसको तैयार किया जाएगा। लेकिन ये तो भारत के लिए है, यूएई को इससे क्या फ़ायदा, यूएसए को और इजराइल को इससे क्या फ़ायदा? क्या वो क्लाइमेट चेंज को छोड़कर बाकी कौन सी ऐसी चीज़ें, मीन्स ये तो नियरली डेवलप्ड, वैसे यूएई डेवलप्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यूएई के पास हैं, राइट। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो ये सारे जो 3 देश हैं, ये सारे देश इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं? उनके गोल्स जो है ना दोस्तों, ये पॉलिटिकल हैं। मिडिल ईस्ट जो हैं वो यूएसए के बारे में एक बेस्ट एग्जांपल देता है। यूएसए एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अपने हिसाब से चाहता है। वो हमेशा ये, अब चाइना और रशिया आ गए हैं और ईरान है एक तरफ, तो यूएसए यही बात बता रहा है कि डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसीज, और वो यहाँ पर क्या चाहता है, वो ईरान को कंट्रोल में रखना चाहता है। वो सऊदी अरेबिया और इजराइल को भी प्रॉमिस करके आया है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने देंगे। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो ईरान इज़ गेटिंग क्लोजर टू रशिया एंड चाइना। अब ईरान अगर रशिया और चाइना के नज़दीक आ गया तो ईरान भी अपने अपने एक ताकत है। जस्ट इमेजिन एक ऐसा देश जो 1979 से लगभग 40 to 43 ईयर्स से ये देश जो हैं वो यूएसए का एक नंबर 1 दुश्मन देश रहा है। तो इतने सालों से यूएसए, और यूएसए तो उस टाइम पर पीक पर था, ऐसे समय में आप यूएसए के दुश्मन हैं, तो जस्ट इमेजिन कि ईरान कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर होगा कि इतना बड़ा पंगा लेने के लिए अभी तैयार हो गया। 40 सालों से ले रहा है और अभी भी ले रहा है। तो अगर रशिया और चाइना और ईरान मिल गए, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और यूएसए की पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती है। ट्रंप के टाइम पर, ओबामा के टाइम पर, ये भले ही कौन सही है कौन गलत है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यूएसए के अलग अलग प्रेसिडेंट अलग अलग चीज़ें करते हैं। पहले ईरान की न्यूक्लियर डील साइन करवाते हैं, फिर कोई प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देता है, फिर कोई और आता है और कहता है ये वो एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें अफगानिस्तान में क्या हुआ, बीच में छोड़ के चले गए। तो यूएसए अपने हिसाब से चलता है, राइट। और भारत की बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में, ईरान, इजराइल, ये सारे देशों में, और यूएई में रहते हैं, राइट, बहरीन और दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं। 1990s से हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम चारों देशों के साथ, यूएसए, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ और यूएसए के साथ, सभी चारों देशों के साथ, चारों ग्रुप्स के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप लेकर चले। कल मैंने आपको पूरा ये ट्रायंगल समझाया था, इजराइल, सऊदी और ईरान वाला, राइट। अगर आज आपका पहला दिन है तो वो वाला लेक्चर कल अपलोड किया था, उसका वो वाला पोर्शन देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। रेगुलर स्टूडेंट्स, यू नो कि वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर हियर, राइट। तो ईरान के साथ हमारी टाइज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही। मीन्स ये देखिए, ये सारे देशों के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, इजराइल के साथ अच्छे हैं, यूएसए के साथ अच्छे हैं, लेकिन ईरान अच्छे रिलेशनशिप थे। और चाबहार और बंदर अब्बास ऐसे पोर्ट्स हैं उनके जिनके माध्यम से हम IRN, इंटरनेशनल, वेट अ सेकंड, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, INSTC, राइट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये वाया चाबहार होकर मुंबई और मॉस्को को जोड़ता है, बीच में बहुत सारे देश को जोड़ने का काम करता है। अफगानिस्तान तक पहुंचना है, सेंट्रल एशिया में पहुंचना है, तो ये वाया ईरान हो सकता है, बिकॉज वी कैन नॉट गो वाया पाकिस्तान। तो
ईरान तो हमें हाइड्रोकार्बन्स बेचता था, राइट, हमें ऑयल और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था। 2019 से हमने उनका ऑयल ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि यूएसए ने इन पर सैंक्शंस लगाए और यूएसए ने यह कहा कि वो हमारे देश में ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर हमने वो बंद कर दिया। ईरान जो है ये साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे नज़दीकी क्षेत्र में अगर हमें कहीं से हाइड्रोकार्बन यानी कि ये ऑयल गैस मिल सकता है तो दैट इज़ ईरान। बाकी सऊदी और ये कंपेयर टू ईरान हमसे दूर हैं, और जियोग्राफी की वजह से ईरान जो है ये पर्शियन गल्फ जो है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर हैं, राइट। ये चाहे तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस या फिर हॉर्मूज इसको कहते हैं, हॉर्मूज डिपेंड्स कि आप कहाँ से हैं और कौन से आपके एक्सेंट्स हैं। तो ये जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दोस्तों मेरे पास इसकी 3-4 इमेजेस हैं, चाहता तो एक ही क्लिक में मैं ये ऐड कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद एटलास खोलिए यानी कि मैप बुक खोलिए और इस चीज़ को लोकेट कीजिए। वेयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, लोकेट कीजिए इसको अच्छी तरीके से, देखिए और समझिए इस बात को, खुद समझिए। यू ऑल आर एडल्ट्स, राइट, तो खुद समझिए कि कैसे ईरान इसका एक कहाँ पर है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहाँ पर है। मैं एक आपको पॉइंट दूंगा कि अगर ईरान चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को रोक सकता है, पूरा ब्लॉक कर सकता है, बंद कर देगा वो, कि अब यहाँ से कोई आ भी नहीं पाएगा और जा भी नहीं पाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग ईरान की नेचुरल पोजीशन है। मिडिल ईस्ट रीजन में स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे, ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वहाँ पर युद्ध हो गया तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, हमारे लोगों को वापस आना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें डायस्पोरा और एनर्जी सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। और रही बात I2U2 की, राइट, तो ईरान और चाइना को अगर रोकने की बात ये कर रहा है तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, यूएई के चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। सऊदी अरेबिया जो हैं और यूएई जो हैं वो अब कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो ईरान के साथ अपनी राइवलरी जो है वो ख़त्म कर दे। इजराइल शायद नहीं करेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं वो, अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखता है ईरान, तो वो चाहेंगे कि बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर दे। वहाँ पर भी मिडिल ईस्ट में भी या फिर वेस्ट एशिया में भी बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें भावनाओं में बहक नहीं जाना है I2U2 में, राइट। वी हैव टू बी केयरफुल। हमारा फ़ायदा हो रहा है, कीजिए, राइट। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। डिप्लोमेसी में यही होता है कि अपने देश का हित देख कर चलो। तो अगर भारत को फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब्स जनरेट हो रही हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है तो बढ़िया आगे। लेकिन किसी भी देश के साथ रिलेशनशिप ख़राब मत कीजिए। और चाइना के साथ तो हमने यही किया है कि चाइना और भारत की जब भी बात होती है तो हम कहते हैं कि हम बायलैटरल लेवल पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भारत और चाइना के बीच की बात है। हाँ, अलग अलग लेवल पर हम चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की सारी कोशिश करेंगे, लेकिन हमने ब्रिक्स में इनके बारे में बात नहीं की, क्वाड की मीटिंग में हम उनका नाम लेकर बात नहीं कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में हम उनका नाम लेकर बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं भारत जो है वो चाहता है कि चाइना के साथ बातचीत जो है वो ये दोनों देश जो हैं वो मिलकर सॉर्ट आउट कर ले, किसी तीसरे को इसमें दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। वैक्सीनेशन की बात करते हैं। 2 बिलियन डोजेस हमने क्रॉस कर लिए है, और अच्छी बात यह है कि हमारे देश की 66% पॉपुलेशन को 2 डोजेस मिल चुके हैं। और जब से 15 जुलाई से फ्री बूस्टर डोज का ऐलान किया सरकार ने, तो डेली अपटेक इसका बढ़ चुका है। डेली लोग जो हैं वो काफ़ी जाने लगे हैं वापस। अब कॉस्ट की बात करें, इससे पहले भी हमने बात की थी कि इसका कॉस्ट ना के बराबर है, राइट। जो सरकार ने एक बजट रखा था तो उस बजट का सिर्फ 1% जितना, 1% से भी कम है ये बूस्टर डोज का खर्च। तो ये फ्री में ही होना चाहिए, और फ्री वैक्सीनेशन रहेगी तो कवरेज भी फास्ट हो जाएगा। बिहार ने अप्रैल के लास्ट वीक में इसको स्टार्ट किया, पहले बिहार में भी पैसे देने पड़ते थे, तो बिहार ने जब से फ्री किया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जाने लगे। और हमारे देश में वैसे भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्री में देंगे तो अच्छा है। और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अगर कोविड की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जस्ट इमेजिन कितने करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो उससे अच्छा है फ्री में डोज दिया जाए। दूसरी चीज़, जो हेट्रोलोगियस बूस्टिंग है, यानी कि आपने कोवैक्सीन ली है तो फिर आपको स्पुतनिक 2 डोजेज़ आपने कोवैक्सीन के लिए तो स्पुतनिक दी जाएगी, या तो ऐसे मिक्स एंड मैच जो बूस्टिंग डोज हैं, बूस्टर डोज जो हैं, उसके फ़ायदे देखने को मिले। CMC वेलोर ने ये चीज़ पाया कि हेट्रोलोगियस बूस्टिंग जो है उससे इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। तो इसमें थोड़े हम लेट हो चुके हैं, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छा होगा। और
2020-21 में जो इकोनॉमिक आउटपुट पर इम्पैक्ट आई थी लॉकडाउन की वजह से, इट वाज 9.57 लाख करोड़ रुपीस। उसके कंपैरिजन में कोविड वैक्सीनेशन फ्री में देना जो है वो ना के बराबर है, तो वी शुड गिव इट फॉर फ्री ओनली। 4th डोज भी अगर देना पड़े तो इट शुड बी फ्री। बेल के बारे में बात करते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर ऑन एज वेल। एड ऑन पॉइंट से बात करेंगे। बेल लॉ जो हैं उसका ऑपरेशन हमारे देश में कैसा चलता है, वी नो इट वेरी वेल, राइट। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई वाला केस, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो ग्रांट ऑफ अर्ली बेल है इसका स्कोप जो है वो एक्सपांड किया है, यानी कि लोग जो हैं उनको अरेस्ट करने से पहले उनको बेल मिल जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीआई एनवी रमन्ना साहब ने भी ये कहा है कि अगर किसी को ऐसे ही आप अरेस्ट कर लेते तो उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी इंजर हो जाती हैं और उसको हानि पहुंचती है, और फिर जो सस्पेक्ट है उसको बेल पर टाइम पर छोड़ा नहीं जाता, और बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हमारी जेल में है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वी नो इट वेरी वेल, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, रेजिम्स जो हैं वो पुलिस को यूज़ करती हैं। पुलिस इज़ लाइक एन आर्म, राइट, फॉर द गवर्नमेंट। तो पुलिस को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, राइट, कि पॉलिटिशियंस के इशारों पर पुलिस इसलिए नाचते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका प्रमोशन, उनकी पोस्टिंग, सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस के हाथों में है। अर्नेस्ट कुमार 2014 वाला जो प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सेक्शन 41 और 41A ऑफ CRPS बेस्ड हैं ये, तो इसमें क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे उससे पहले उसको रीजंस रिकॉर्ड करने हैं कि क्यों वो इस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहता है, और एक नोटिस देनी है अपीयरेंस के लिए कि भाई आप आ जाओ। अगर 7 साल से कम का गुनाह किया है उसने, यानी कि अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसमें सज़ा 7 साल से कम है, तो पुलिस जो है वो पहले उसको नोटिस देंगे कि भाई आप यहाँ पर आ जाइए, हाज़िर हो जाइए। नहीं होते तो फिर आप अरेस्ट पर जाइए, वरना फिर ऐसे अरेस्ट मत कीजिए। और जो बेल और एंटिसिपेटरी बेल है उसकी भी एक लिमिट आई थिंक 15 दिन की कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कितने दिन के अंदर बेल वाला मामला जो है वो आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें लगता है इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें अगेन वही चीज़ होगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर बातचीत की है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ है। और बेंच ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अलग से, जैसे यूके में एक बेल एक्ट है वैसे ही हमारा बेल एक्ट होना चाहिए। हमने देखा था कैसे अलग अलग जगहों पर ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं बेल को लेकर, तो सारी चीज़ें एक जगह पर आ जाए ताकि ईजिली इसको पढ़ा जा सके, ईजिली इसको अप्लाई किया जा सके। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले डिज़ास्टर्स, वी नो हीट वेव्स काफ़ी सारे राज्यों में होने लगी, राइट। हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिली, और 2021 में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। फिर 2020 में सुपर साइक्लोन आया था, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल प्लस ओडिशा, राइट। और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था, और इसके पीछे कहा जाता है कि ये मैन मेड क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। इंडियन ओशियन का टेम्परेचर 1950s के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा, जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होगी। ज़्यादा हवा गर्म यानी कि वो एक्सपांड ज़्यादा होगी, उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी वजह से ज़्यादा बारिश होगी, और साइक्लोन्स और ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। भारत की बात करें तो क्लाइमेट माइग्रेशन में 4th वर्स्ट हिट हैं भारत, और हमारे देश में 1970 से लेकर अभी तक 17,000 लोगों की मृत्यु हीट वेव की वजह से हो चुकी हैं। और कहते हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया तो हर साल 1.6 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान होगा बिकॉज ऑफ लेबर लॉस। तो 2 चीज़ें करनी है, एक तो ये कि रेजिलियंस, राइट, ऐसी चीज़ें बनानी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे हम क्लाइमेट इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकना है। खेती बाड़ी ऐसी करें, कम से कम पानी, कम से कम केमिकल या फिर नो केमिकल्स, एंड नेचुरल तरीके से फार्मिंग करें। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। एफॉरेस्ट्रेशन, जंगलों को और पेड़ पौधों को और ज़्यादा बढ़ाए, और सी एरिया जो है वहाँ पर फ्लड्स और स्टॉर्म की वजह से जो खारा पानी आ जाता है और आपकी पूरी मिट्टी और सॉइल सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता, तो यहाँ पर भी हमें उस हिसाब का फ्लड रिस्क जोन्स तैयार करने हैं, और इस प्रकार की चीज़ों को कैसे हम मिटिगेट कर सके उसको लेकर प्लान्स बनाने हैं। हमारे देश में 295 डैम्स ऐसे हैं जो 100 साल से पुराने हैं, इनको रिपेयर्स की ज़रूरत है। ये जब फट जाएंगे, कोई इसमें भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 1-2 अगर इसमें से ब्रेक हो गए, क्रैक हो गए और फट गए,
तो फिर कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी, जस्ट इमेजिन। तो रिपेयर करना इज़ वेरी इजी कंपेयर टू उसके बाद कॉम्पनसेशन देना। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें हमारी जीडीपी का 2.5% जितना पैसा जो है वो इसमें देने की ज़रूरत है, तब जाकर हम सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।